कौन देगा जिसका आंसर? आंसर इसका कौन देगा? बहुत इजी क्वेश्चन है जी, इससे इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता एग्जाम में। इससे आसान क्वेश्चन की आप उम्मीद भी मत कीजिए। एकदम आसान से आसान सवाल है, इससे आसान सवाल आ भी नहीं सकता। कौन देगा इसका आंसर? नहीं, हाथ खड़े ऐसे हवा में बात नहीं करेगा कोई भी, हवा में बात नहीं, सीधा जो है जिसको आ रहा है उसको आंसर। राजस्थान की जलचर बस्ती, राजस्थान का मानसरोवर झील, राजस्थान की नंदनकानन सांझा झील, सांझा की शिकार झील। सिलीसेड है, नाम भी सामने दे रखे हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं करेगा, आंसर क्लियर कट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी से नेगेटिव मार्किंग करे। कौन देगा इसका आंसर? ये तो एकदम इजी है, तुम बताओ भाई, तुम तो राजस्थान की मानसरोवर पुष्कर, नंदकानन, सिलीसेड झील, सांझा की शिकार झील और जलचर बस्ती जयसमंद। तो इसमें किसको दिक्कत आ रही थी? नए स्टूडेंट तो बोल ही नहीं रहे, सिर्फ पुराने 2 4 5 जो पुराने हैं वही बोलते हैं। नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होगा? सर्दी के अंदर दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक ब्रह्मीवटी आती है यहाँ पर मोहता धर्मशाला के अंदर, एक गोली सवेरे ले लिया करे दूध के साथ में, ताकि खिड़कियां खुली रहे दिमाग की। नहीं तो सर्दी में क्या क्या हम अपने आप को बंद करते हैं तो दिमाग भी बंद कर लेते हैं, एक साइकोलॉजी हो जाती है, शरीर को ढक लिया तो दिमाग को भी बंद कर लो, सर्दी से बचाव रहेगा। एक ब्रह्मीवटी खाना चाहिए सर्दी के अंदर, दिमाग तेज चलता रहेगा। चलिए एक और आंसर दीजिए, वैसे नए स्टूडेंट दीजिए, पुराने स्टूडेंट्स से तो मुझे कोई वो मतलब वो अगर आंसर देते तो मैं कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानता। नए स्टूडेंट्स आंसर दीजिए, पुराने वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए। इसका कौन आंसर देगा नए स्टूडेंट में से?
नए स्टूडेंट में से इसका आंसर है? चलो भाई तुम तो झील का नाम बोलो ना। नहीं देश इनको बोले राम 12 नहीं, रामगढ़ झील। उल्कापिंड से बनी झील कौन सी है? रामगढ़ झील। नील हरित शैवाल मोती झील, नील हरित शैवाल मोती झील, ठीक है। अकाल रात कार्य राजसमंद, जहांगीर महल पुष्कर, जहांगीर महल पुष्कर। पुष्कर के कौन से घाट पर बने हुए हैं? जहांगीर महल पुष्कर के कौन से? वाराह घाट पर। जहांगीर महल पुष्कर के कौन से घाट पर बना हुआ है? वाराह घाट पर। अकाल रात कार्य में बनी पहली झील राजसमंद है, दूसरी झील कौन सी थी? फायसागर झील। कहां पे है? अजमेर के अंदर। अकाल रात कार्य में पहली राजसमंद, दूसरी फायसागर। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है मोती झील कहां पे है? भरतपुर, एकमात्र झील जिसमें जो है वो मिलते हैं। और उल्कापिंड से बनी झील जो है रामगढ़ झील 12। इसका नए स्टूडेंट में से कौन आंसर देगा? नए स्टूडेंट में से कौन सा आंसर देगा? कौन सी परियोजना किस जिले में है? कौन सी परियोजना किस जिले में है? एकदम इजी सवाल है, पूरा एकदम एक्यूरेट नोट्स में से उतारा हुआ है, कोई किंतु परंतु कोई कंफ्यूजन नहीं है। नए स्टूडेंट में से कौन जवाब देगा इसका? भाई मेरे हिसाब से आप दौड़ में काफी पीछे चल रहे हैं। कई बार होता है ना कि दौड़ चल रही है तो अपन देखते कर वो वहां तक पहुंच गए, तो दूसरे लोग वहां तक पहुंच रहे, आप पीछे चल रहे हो। दौड़ में आगे आओ थोड़ा सा। कौन नए स्टूडेंट में से कौन देगा आंसर? चंबल परियोजना कहाँ है? राजीव गांधी पेयजल परियोजना कहाँ है? सुजलम योजना कहाँ से लगी? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से किस जिले को पानी मिलता है? 4 ये क्वेश्चन है इजी एकदम। मैं नोट्स में 1 सेकंड में देख के बता दूं। ये सबसे आसान से आसान सवाल, इससे आसान सवाल आप उम्मीद मत कीजिए एग्जाम में आ जाएंगे। आज भी मैंने अखबार में पढ़ा है, शायद आज या कल की है, 3 या 4 नई भर्ती आ गई है। आज क्या है 3, एक तो महिला सुपरवाइजर भी आ रही है, कृषि पर्यवेक्षक की आ रही है, लैब असिस्टेंट की आ गई और वनपाल की आ गई। ऐसे 4-5 भर्ती जिन्होंने सीटी वगैरह कर रखा है और जिन्होंने नहीं कर रखा वो भी 1-2 भर्ती में भर सकते हैं। एलडीसी आ गया, तो भर्तियां तो कंटिन्यू आती रही है और आती रहेगी आगे से आगे। आप कहाँ स्टडिंग करो वो अपने को देखो। भर्तियां तो आ रही है, फिर आ जाएगी। ये भर्तियां खत्म हो गई, अभी जैसे 50,000 उसके हुआ था, ग्रेड 4 का हुआ था, ग्रेड 4 का हुआ था, हाईकोर्ट एलडीसी का हुआ था, कभी स्टेनो का हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। ऐसे बैठने से नहीं फायदा, फायदा उठाना चाहिए।
यहाँ आए हैं टाइम, मैंने कहा ना, जब दिमाग के अंदर दिन भर ये घूमता है ना कि मैं कौन सा बांध कहाँ है, कौन सी झील कहाँ, ये दिमाग में घूमने लग जाए सोते बैठते खाना खाते, तो समझो कि हाँ भी तैयारी चल रही है। सोते बैठते ही रहना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो तो पर्यायवाची इसका क्या होगा, इसकी संधि क्या थी, इसका क्या रूल था, ये दिमाग में घूमते रहना चाहिए। बैठे सोते मोबाइल मत चलाए, उसके बजाय दिमाग के अंदर ये बैठे बैठे घूमते रहना चाहिए। खाना खाते तो दिमाग यही चल रहा है, बैठे हैं तो दिमाग यही चल रहा है। एकदम आसान सा सवाल है। भाखड़ा नांगल बांध, हनुमानगढ़। आप में से, इधर में से कोई, चलो दो। चंबल परियोजना क्या है? शेखावाटी। वेरी गुड, चंबल परियोजना शेखावाटी। राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट जोधपुर। सुजलम बाड़मेर। भाखड़ा नांगल हनुमानगढ़। मतलब क्या हुआ? चंबल परियोजना अभी समझौता हुआ है 2024 में हरियाणा के सीएम और राजस्थान के सीएम के अंदर। चंबल नदी का पानी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में 3 जो जिले हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, उनको पीने के लिए लाया जाएगा। एक तो चंबल लिफ्ट नहर है, वो तो अलग है, वो तो डीग और भरतपुर के लिए है। यह है चंबल परियोजना जो शेखावाटी क्षेत्र को पेयजल, इसके लिए चूरू का एक गांव है, मैंने गांव का नाम भी लिखा रखा है। उस गांव में राजस्थान का सबसे बड़ा टैंक बनेगा, वाटर टैंक रिजर्वायर, और शेखावाटी क्षेत्र के तीनों जिलों को जो है वो पीने का पानी उपलब्ध होगा। ये 2024 की सबसे रिसेंट परियोजना है। भजनलाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी है ना, क्या नाम है उसका, सैनी जो है, उन दोनों के बीच में अभी समझौता हुआ है। राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट परियोजना की क्या विशेषता है, बताओ भाई। जोधपुर की कायलाना झील को जल आपूर्ति करता है। राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट परियोजना राजस्थान की सबसे लंबी पेयजल परियोजना है, 176 किलोमीटर। बिलाड़ा के अंदर है, जोधपुर के अंदर। कायलाना झील को पानी डालती है और कायलाना झील से जोधपुर शहर को मिलता है। सुजलम योजना कहां है? बाड़मेर में। किसके सहयोग से है? बाड़मेर में किसके सहयोग से है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। कहां पे है? ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था और परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर, इन दोनों ने मिलकर के और आरओ तकनीकी से खारा पानी को मीठे पानी में बदलना। और भाखड़ा नांगल, क्वेश्चन ये आएगा कि भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई होती है? हनुमानगढ़ के। इसी भाखड़ा नांगल बांध से सिंचाई करने के लिए कौन सी नहर बनाई गई है? राजीव गांधी नहर। अपन ने पढ़ा ना राजीव गांधी नहर। राजीव गांधी नहर में क्या है? भाखड़ा नांगल बांध से पानी लेते हैं और कहां लाते हैं? हनुमानगढ़, नोहर और भादरा। हनुमानगढ़ की नोहर और भादरा को, और बाद में चूरू की तारानगर और राजगढ़ को पीने के लिए। तो डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट पूछ सकता है। डायरेक्ट पूछेगा तो क्या, कभी राजीव गांधी या सिद्धमुख नहर से राजस्थान के किस जिले को सिंचाई होती है? अब सिद्धमुख नहर निकल कहां से रही है? भाखड़ा नांगल बांध से निकल रही, तो सिद्धमुख नाम लेकर के सीधा भाखड़ा नांगल बांध दे दिया। भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान के कौन से जिले में सिंचाई होती है? हनुमानगढ़। कौन सी तहसीलें हैं? नोहर और भादरा। कोई आसान से सवाल है, कोई बहुत है, कोई ऐसे कोई वो नहीं है, ऐसे बहुत आसान से सवाल है। प्राइमरी जिसको कहते हैं ना, जीके की एबीसीडी पढ़ रहे हैं, तो ये एबीसीडी पढ़ रहे हैं, आगे डेप्थ में तो जा ही नहीं रहे हैं। एबीसीडी पढ़ रहे हैं, उसी में अपन अटक गए, तो आगे फिर जाने के अंदर दिक्कत आएगी। आगे एनालिटिक क्वेश्चंस वगैरह जो आएंगे वो तो और अलग बात है। ये तो एक सिंपल फ्लैट क्वेश्चंस जिसको कहते हैं। घर जाकर के पढ़ो भाई, बगैर पढ़े तो ऐसे याद नहीं होगा। कम से कम 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक। यहाँ आने के बाद में मैंने जीके पढ़ने का तरीका आपको बताया इजी के, यहाँ अपन 1 घंटा डिस्कस कर रहे हैं, 2 घंटे आप घर पे बैठ करके डिस्कस कर लीजिए। बाकी हर चीज के अंदर लॉ है, जीके में कोई रूल्स नहीं है, आपको आंख से निकालना ही पड़ेगा। ये नहीं कि ये 4 नियम याद कर लिए उसके बाद में हमें एक्टिव पैसिव आने लगे, हमें संधि के नियम याद हो गए, हमें इसके नियम याद हो गए, मैथ के फॉर्मूले याद कर लिए तो ऐसे क्वेश्चंस निकलने लग गए। इसमें तो हर चीज
आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी। हर चीज एक बार आंख से निकलनी चाहिए। मैं फिर पूछूंगा 2-3 दिन में, क्योंकि ऐसे तो फिर वो क्या है कि वो ये है कि स्टैंड वो हो जाता है, स्लो हो जाता है। फिर जब तक अलर्टनेस दिमाग में नहीं है, और जिनका दिमाग नहीं चल रहा है वो मैंने एक सलाह दे दी, ब्रह्मी बट्टी खा लो, दिमाग चलने लग जाएगा। जिसका नहीं चल रहा है, चल रहा है जिनकी, अच्छी बात है। ठंड में जिनका नहीं चल रहा है तो और तो क्या, या तो शंख पुष्पी आती है, दिमाग को तेज करने के दो ही है। हालांकि अकॉर्डिंग टू साइंस कभी दिमाग तेज नहीं हो सकता। साइंस तो ये मानता है कि सबके दिमाग का वजन कितना होता है, सबके दिमाग जो होता है सबके दिमाग का वजन 1400 ग्राम के आसपास है, न पुरुष न महिला। ऐसा कोई नहीं, पहले ही कंसेप्ट था कि महिलाओं का दिमाग कमजोर होता है, ये अब भूल जाइए। महिलाओं का दिमाग तेज हो रहा है इन दिनों। तो अभी जो आरजीएस का रिजल्ट निकला था, आपने पढ़ा हुआ अखबार में, 44 में से 28 लड़कियां सिलेक्ट हुई, फर्स्ट 10 में से 9 लड़कियां थी। तो वो तो लड़के तो कोई टकते नहीं है। तो ये तो दिमाग में कोई रखे नहीं कि महिलाओं का दिमाग कमजोर होता है इसलिए हम जल्दी हो जाएंगे। महिलाओं का दिमाग वही तेज है। दूसरा क्या है, हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन सेल की क्या खासियत होती है, साइंस वाले स्टूडेंट बताइए। न्यूरॉन सेल जो होती है उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, तारक के केंद्रक नहीं, तारक के सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नहीं होने से न्यूरॉन सेल में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। न्यूरॉन सेल अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकती है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति बिना हेलमेट लगाए चल रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी हड्डी टूट गई, उसका दांत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी चमड़ी जगह जगह छिल गई, और उसके माथे में खरोंच आ गई, ब्रेन में खरोंच आ गई। कौन सी चीज जो है वो रिकवर नहीं कर पाएगा? ब्रेन की। जो क्योंकि ब्रेन किसका बना है? न्यूरॉन सेल का बना है। न्यूरॉन सेल की क्या खासियत होती है? विभाजन की क्षमता नहीं होती। ब्रेन में थोड़ा सा भी कहीं स्ट्रेस आ गया तो वो हमेशा के लिए रहेगा। यहां मेरे खरोंच आ गई, 10 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में वापिस हड्डी टूट गई, 1 महीने में जुड़ जाएगी। लेकिन ब्रेन के अंदर कहीं कोई स्क्रैच भी आ गया हल्का सा तो वो हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि ब्रेन जो है न्यूरॉन सेल से बना है और इन सेल में विभाजन की क्षमता नहीं होती। इसलिए 99% एक्सीडेंट में जो मृत्यु होती है वो कहां से होती है? ब्रेन में। जो पुलिस वाले बेचारे बार बार फूल देते हैं कि हेलमेट लगा के चलो, मैं भी नहीं चलता हूं, लेकिन वो फूल देते हैं हेलमेट लगा के चलो, ब्रेन को सेफ, क्योंकि ब्रेन महत्वपूर्ण है। तो न्यूरॉन कोशिकाएं जो है इसको हम न बढ़ा सकते। तो कोई सोचे कि मेरे दिमाग कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं। 99.9999% दिमाग सबका एक जैसा है। कोई अपवाद स्वरूप कोई आइंस्टीन है जिसका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा माना जाता था, या कोई बहुत बड़ा स्टीफन हॉकिंस का नाम सुनोगा आपने, साइंटिस्ट जो विकलांग था, व्हील चेयर पर बैठा रहता था। ऐसे कोई अपवाद स्वरूप जिनका कोई दिमाग हल्का सा बड़ा होगा, बाकी सबका एक समान है, एक जैसा है। जो दिमाग की खासियत है, जो यूज करता है वो उसका दिमाग बढ़ता है, और जो दिमाग को ठंडा रखता है उसका दिमाग कमजोर रहता है। इसलिए जो व्यापारी वगैरह जो होते हैं जिनका दिमाग का काम कम है, वो खाली बैठे बैठे क्या करते हैं? सुडोकू निकालते रहते हैं, दिमाग चलता रहे। दिमाग नहीं तो अल्जीमर बीमारी हो जाती है। अगर आप दिमाग का यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे अल्जीमर बीमारी आ जाती है, याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। तो दिमाग सबका एक जैसा है। कोई ये सोचता है कि मेरा दिमाग कमजोर है, मुझे याद नहीं होता होगा, सबके साथ में ऐसी कंडीशन है, सबके साथ में ऐसा ही होता है। अब वो जो फाइट करता है, जो मेहनत करता है, रोज रिपीट करता है, तो उसको धीरे धीरे याद होने लग जाता है, और जो नहीं करता उसको याद नहीं होता। तो होशियार लड़का और कमजोर लड़का जो क्लास में है वो सब एक जैसे ही है। पढ़ने वाला है तो होशियार है, नहीं पढ़ रहा है तो कमजोर होगा। वो कोई दिमाग कमजोर नहीं है उसका, दिमाग सबका एक जैसा होता है। चलिए, अपने कल कहां तक लिया था? मैं 2 दिन में फिर पूछूंगा। भाई नए वाले स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे, ये पुराने वाले तो चलो बढ़िया है, अच्छे आंसर दे रहे हैं, लेकिन नए स्टूडेंट्स में रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। मैं अगली बार फिर नए स्टूडेंट से ही पूछूंगा। कल कहां तक लिया था अपन ने? खाद्यान्न, व्यापारिक फसलें।
व्यापारिक फसलें, दूसरा हमारे पास में आता है व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलों में जो है कपास है, गन्ना है, अफीम है, तंबाकू है, तिलहन है। ये 5 मुख्य रूप से व्यापारिक फसलें हैं। तिलहन वे फसलें होती जिनसे हमें तेल मिलता है। तिलहन के अंदर फिर जो है सरसों है, सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल है, अरंडी है, अलसी है, तारामीरा वगैरह जो है ये आ गया। ये तिलहन की फसलें जिससे हमें तेल मिलता है, जिसका हम तेल यूज करते हैं। कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, तिलहन ये व्यापारिक फसलें कहलाती, तिजारती फसलें भी कहते हैं इनको, जो व्यापार के लिए करते हैं। कपास सफेद सोना का नाम से चर्चित है। सफेद सोना, कपास, शुरुआत कपास, जैसे अपन ने कल पढ़ा था, मक्का जो है वो यूएसए से आया था। कपास दुनिया में भारत की देन है। सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले कपास को उगाना शुरू किया था, तो कपास जो है वो इंडिया की देन है। राजस्थान में कपास जो है वो 80% गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान का 80% से ज्यादा कपास होता है। और फिर जो है कोटा, बारां, झालावाड़, यहां जो है मालवी कपास आता है। कोटा, बारां, झालावाड़, मालवा का क्षेत्र, मालवी नाम ही मालवा से पड़ा हुआ है। अमेरिकन कपास नरमा कहलाता है। कपास की किस्म है अमेरिकन कपास, जिसके कपास की क्वालिटी जो होती है वो धागा, बीज जो होता है उसके चारों तरफ धागा कितना लंबा है उस पर डिपेंड करती है। अमेरिकन कपास लगभग 5 मीटर सेंटीमीटर के आसपास का होता है धागा। अमेरिकन कपास को नरमा कहते हैं। यह बढ़िया कपास माना जाता है, जो ज्यादातर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेरी नरमा, नरमा की भी आगे किस्म है बीकानेरी नरमा, जो बहुत फेमस है। मालवी कपास थोड़ा जो है वो कम, जो देसी कपास है। कपास का व्यापार जो है वो गांठ के रूप में होता है। एक गांठ कितने किलोमीटर की? 170 किलोग्राम। बीज के चारों तरफ धागा हटा लिया हमने, कपास मिल गया। फिर बीज ऑयली होता है कपास का, बीज को पिसाई करके कौन सा तेल निकाल लेते हैं? बिनोला तेल, कैस्टर ऑयल, जिससे बीकानेर में भुजिया बनता है। कपास के बीजों का बनता है ज्यादातर भुजिया। और पीछे जो कचरा बच जाता है उसको खल या चूरी के रूप में जो है पशुओं को दे देते हैं। तो बीज भी, तेल भी खाते हैं और पीछे बचा कचरा पशुओं के लिए काम में लेते हैं। मिट्टी कपास के लिए काली चाहिए। बॉल बिबिल कपास का कीड़ा है, काली मिट्टी चाहिए कपास के लिए। उपयोग सूती वस्त्र बनाने में करते हैं। चूंकि राजस्थान का वातावरण ड्राई है, अधिकतर कपास जो है वो दूसरे राज्यों को निर्यात करते हैं। कपास के निर्यात के लिए कौन सी संस्था स्थापित है? CCI, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गंगानगर, जो राजस्थान से कपास दूसरे राज्यों को निर्यात। कपास अपने यहाँ खूब होती है, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग नहीं विकसित है। उद्योग में आगे पढ़ेंगे, सूती वस्त्र उद्योग जो वो राजस्थान में बहुत कम है। कारण क्या है कि राजस्थान का अधिकतर वातावरण क्या है? शुष्क है। केवल भीलवाड़ा है, अजमेर है, ब्यावर है, ये क्षेत्र ऐसा है जहां हमारी सूती वस्त्र की मिल है। बाकी किसी भी जगह सूती वस्त्र के लिए एनवायरमेंट केवल यहीं पर है। तो अधिकतर कपास जो है वो राजस्थान से बाहर निर्यात कर दिया जाता है, क्योंकि कपास के लिए जो वातावरण चाहिए वो राजस्थान का नहीं है। राजस्थान का वातावरण किसके लिए सबसे बेस्ट है? सीमेंट के लिए। आगे अपन पढ़ेंगे, देश में सीमेंट के अंदर पहला दूसरा स्थान रहता है राजस्थान प्राय।
कपास अधिकतर बाहर निर्यात कर देते हैं। गन्ना है, एक प्रकार की घास है, 12 महीने 15, गन्ने को किसी फसल में नहीं ले सकते, घास एक तरह की 12-15 महीने में लग जाते हैं। घास चूंकि मीठी है, गन्ने में सुक्रोज जमा हो गया है, सुक्रोज जमा होने से घास मीठी हो गई है। मीठी घास है तो यहाँ क्या है, कीड़े बहुत लगते हैं। गंगानगर में कौन सी कीड़ा लगता है फसल के अंदर, पायरिला। कीड़ों के अलावा फंजाई लग जाती है, तो फंजाई लगने से कौन सा रोग हो जाता है, रेड रॉट। रेड रॉट रोग जो है वो फंजाई से गन्ने में होता है, और कीड़ा जो लगता है तो पायरिला लग जाता है फसल के। गन्ने के लिए भी गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर ये हड़ौती क्षेत्र में जो है बूंदी है, चित्तौड़ है, ये गन्ने के लिए फेमस है। पहला स्थान किसका है, गंगानगर का। गन्ने के अंदर पहला स्थान किसका है, गंगानगर। सुक्रोज के कारण गन्ना जो है वो मीठा है। शुगर मिल्स है राजस्थान में 3, वो अपन आगे लेंगे। और रेड रॉट डिजीज गन्ने के अंदर आगे। अफीम, काला सोना। कपास सफेद सोना कहा, अफीम काला सोना। अफीम के लिए अपने पढ़ा था, लाल काली मिट्टी के लिए अच्छी है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है और हड़ौती क्षेत्र। अफीम की खेती केवल यहीं की जाती है। अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस के अफीम की खेती नहीं कर सकते, इलीगल हो जाती है फिर। और लाइसेंस सरकार जो है केवल इन्हीं क्षेत्रों में देती है। लाइसेंस लेते हैं तो सारा विवरण सरकार को देना पड़ता है, हम कितना की बीघा के अंदर हमें कितना, सरकार परमिशन देती है कि आप 1 बीघा में खेती कर लीजिए, आप 2 बीघा में कर लीजिए, आप 3 बीघा में कर लीजिए। ऐसे सरकार से परमिशन लेकर के आते हैं, फिर उसी के अनुपात में खेती करते हैं। फिर जो फसल आती है उस फसल को भी जो है थाने में जमा करा देते हैं। फिर सरकार जो दवाई कंपनियां वगैरह है उनको आगे सरकार अपनी तरफ से बेचती है। तो अफीम का उपयोग बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयों में जो है करते हैं, तो उनका उपयोग फिर सरकार। तो अफीम की खेती का सारा काम जो है वो लाइसेंस से होता है। पॉपी जो होता है अफीम का पौधा है, और अफीम का बीज क्या कहलाता है, खसखस। फल जो होता है उस फल के रस को सुखाते हैं तो रस सूखने पर काला पड़ जाता है, और काला पड़ने पर वो अफीम में बदल जाता है। इसलिए अफीम को, फल का जो, जैसे आम को काट के रस बनाते हैं वैसे अफीम के फल से भी रस बनाते हैं। रस को पड़ा रखते हैं, रस सूख जाता है, काला पड़ जाता है, तो वो अफीम हो गया। मॉर्फिन, अफीम के अंदर नशीला पदार्थ है, जिससे नशा आता है, एडिक्शन आता है, नार्कोटिक्स में आता है अफीम जो है। नार्कोटिक्स और सामान्य फूड में क्या फर्क होता है, जो फूड हमें एडिक्शन लाता है उसको अपन किस में लेते हैं, नार्कोटिक्स। अब जैसे मैंने मान लीजिए गुटखा खाना शुरू कर दिया, पहली बार खाया मुझे कोई ज्यादा इतना वो मतलब नहीं लगा, 2 बार खाया, 4 बार खाया, 5 बार खाया, 6ठी बार मुझे क्या होगा, एडिक्शन होने लगा। फिर मुझे गुटखा खाने के बाद में ही काम होगा। अब मुझे कोई कह दे कि ये लो दाल कसी रखा लो, कतली खा लो, काम कर लो, नहीं, एक तानसेन दे दो, चलते। यही होता है कि एडिक्शन हो गया ना, वो इसी को न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं, मतलब नार्कोटिक्स में आते हैं। तो ये जो है वो अफीम भी इसी तरह से, मॉर्फिन जो है वो एडिक्शन लाता है, एडिक्शन से आ जाता है। अफीम की खेती में चित्तौड़ जो है वो पहले स्थान पर है। अफीम के लिए 2 नाम ध्यान रखिए, एक इस व्यक्ति का नाम जरूर ध्यान रखिए, नारायण सिंह माणकलाव, जोधपुर। अफीम मुक्ति आंदोलन राजस्थान के अंदर गांव-गांव घूमता है, जनता में अफीम के सेवन को रोकता है, जनता को समझाता है अफीम का सेवन मत कीजिए। नारायण सिंह, राजस्थान का इतिहास के आज 70 साल हो गए, 70 साल के इतिहास में राजस्थान का यह एकमात्र व्यक्ति है, 70 साल के इतिहास में यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से 6 साल के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया। एक तो होता है मनोनीत, पार्टी अपनी तरफ से करती है, जैसे कांग्रेस से राज्यसभा चला गया, कोई बीजेपी से राज्यसभा चला गया, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से राज्यसभा चला गया, वो तो पार्टी वाइज होता है। एक 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करते हैं,
जो विज्ञान, कला है, समाज सेवा है, उसमें। और समाज सेवा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं, उसमें अभी तक केवल एक ही राजस्थानी मनोनीत हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा, नारायण सिंह। किस कार्य के लिए? अफीम मुक्ति आंदोलन चलाने के लिए। एकमात्र व्यक्ति जो राज्यसभा में राष्ट्रपति से मनोनीत हुआ। बाकी तो कांग्रेस, बीजेपी जो पार्टी है अपनी तरफ से करती है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एकमात्र, पद्म श्री पुरस्कार भी मिला हुआ है इसको। और एक बार अफीम के बारे में जो है वो रियाण पूछ लेते हैं। रियाण परंपरा क्या चीज है? मेहमान जो आते, घर में कोई प्रोग्राम किया है तो जो आए गए मेहमान तो उनको अफीम और केसर पिलाएंगे। अब ये क्या कि इधर बहुत ज्यादा है तो मेहमान कहीं जबरदस्ती भी आ जाते हैं कि अफीम केसर का पिलाना। ये तंबाकू, तंबाकू भी हमारा नहीं है। 400 साल पहले कोई तंबाकू जानता ही नहीं था। पुर्तगाली आए, अपने साथ तंबाकू लेकर के आगे, तंबाकू की खेती करवाते हैं। तंबाकू की दो किस्म है, निकोसियाना टूबेकम और निकोसियाना रस्टिका। तो रस्टिका जो किस्म है ये पूछी जाती है, ये केवल प्योरली राजस्थानी किस्म है। निकोसिया टूबेकम और निकोसिया रस्टिका। तो निकोसिया रस्टिका जो किस्म है तंबाकू की, वो राजस्थान में उगाई जाती है। तंबाकू के लिए जो है ये जालोर है, अलवर है, ये क्षेत्र अपन देखते हैं तंबाकू इस बार। और तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन, निकोटिन जो होता है ये कैंसर कारक होता है। कार्सिनोजेंस में सबसे महत्वपूर्ण कार्सिनोजेंस कौन सा है? निकोटिन। सबसे खतरनाक अगर कोई एडिक्शन है तो तंबाकू के जितना एडिक्शन और किसी भी नारकोटिक्स में नहीं है। तंबाकू का एक बार सेवन शुरू कर दिया तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एडिक्शन सबसे ज्यादा। और कार्सिनोजन है, कैंसर सबसे ज्यादा किससे होता है? तंबाकू। आप पीबीएम में जाएंगे तो 90% लोग तो कौन से कैंसर मिलेंगे? गला के, यहाँ पे वो क्या दिन भर मुंह में रखते हैं, तो 90% वो इसी चीज के मिलेंगे। कैंसर कारक होता है तंबाकू। अभी मैंने कल परसों अखबार में पढ़ा था, सरकार इस बार भी जो है वो सिगरेट और बीड़ी और जर्दा जो है ना, इसकी रेट लगभग डबल से ज्यादा करने की सोच रही है, ताकि कंजप्शन कम से कम हो। लेकिन लोग कंजप्शन तो, कोरोना में 5 रुपए का तानसेन 30 रुपए मिला था तो भी लोग लाइन लगा के खड़े थे। कोरोना में रजनीगंधा जो था वो 25 रुपए का 100 रुपए में 80 रुपए मिल रहा था तो भी लोग लाइन लगा के खड़े थे। तो इसीलिए ये जो है एडिक्शन मुश्किल काम होता है। टोबैको मोजेक वायरस है तंबाकू का, जो वायरस के अंदर होने वाले रोगों में खोजा गया पहला रोग है। तिलहन, जिसे हम तेल प्राप्त करते हैं। सरसों, राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। सरसों में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। पीली क्रांति सरसों के लिए पन्ने पड़ा। सरसों, सेवर भरतपुर अनुसंधान केंद्र का नाम बदल दिया, अनुसंधान निदेशालय कर दिया 20 अक्टूबर 1992 के अंदर। 92 है, 93 है, 93 के अंदर 20 सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में। पीली क्रांति है सरसों के लिए। सरसों में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहता है। सर्वाधिक लगभग 46% देश की सरसों राजस्थान होती है। जैसे बाजरा 45% है, फर्स्ट रैंक है। सरसों 46% है, फर्स्ट रैंक है। देश में फर्स्ट रैंक में सरसों की जो है वो राजस्थान के अंदर। सोयाबीन की बात करें तो हड़ौती क्षेत्र जो है ये राजस्थान का सोया प्रदेश। राजस्थान का सोया प्रदेश हड़ौती क्षेत्र, कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, ये मोस्टली किसके लिए? सोयाबीन के लिए। प्राय सोयाबीन में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहता है। सोयाबीन तिलहन में भी आता है और दलहन में भी आता है। और साइंस वाले स्टूडेंट जानते हैं हाईएस्ट प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है? सोयाबीन। प्रोटीन की मात्रा के हिसाब से सोयाबीन एक बहुत अच्छी, प्रोटीन के हिसाब से बहुत अच्छी फसल है। मूंगफली सभी लोग जानते हैं, बीकानेर। पूरे राजस्थान में मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बीकानेर के। मूंगफली की मंडी कहाँ है? बीकानेर के। मूंगफली की किस्म बीकानेर में जो होती है मोस्टली कौन सी है? एक तो चंद्रा किस्म बीकानेर में बहुत ज्यादा बोई जाती है मूंगफली की, और एक आरजे 141।
चंद्रा किस्म मूंगफली की RJ 141 ये राजस्थान के जो है। और मूंगफली के अंदर जो है यहाँ लगता है टिक्का रोग, ये भी वायरस का फंजाई का रोग है। टिक्का मूंगफली का फेमस रोग है। बीकानेर मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी है। पर्टिकुलर इस साल देश में सबसे ज्यादा मूंगफली राजस्थान में हुई और बीकानेर में हुई। अन्यथा मूंगफली में राजस्थान प्राय दूसरे स्थान पर रहता है, गुजरात फर्स्ट। लेकिन इस साल जो है वो गुजरात की फसल कमजोर रही और राजस्थान में फसल अच्छी। इस बार मूंगफली में बीकानेर ज्यादा अच्छा, बीकानेर पहले स्थान पर है पूरे इंडिया के अंदर। अलसी तिल वगैरह ये है। तो आज इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं। फिर जौ के बाद में ज्वार आ जाइए। खरीफ ज्वार किस में आता है? खरीफ के अंदर ज्वार को राजस्थान में सोरगम कहा जाता है। सोरगम जो पशु आहार के रूप में काम आता है। ज्वार को सोरगम कहते हैं, पशु आहार के रूप में काम लेते हैं। पशु आहार के रूप में काम में लेते हैं। उत्पादन में अजमेर प्रथम स्थान पर है। उत्पादन में अजमेर प्रथम स्थान पर है। चरी 1 व चरी 2 ज्वार की किस्में हैं। चरी 1 व चरी 2, चरी 1 चरी 2 ज्वार की किस्में हैं। ज्वार की किस्म है। चरी 1 चरी 2 ज्वार की किस्में हैं। दलहन अगला आ जाता है। दलहन दालें, दलहन में दालें, दालों में पहला आता है चना। चना दलहन में सर्वाधिक उत्पादन चने का है। दलहन में सर्वाधिक उत्पादन चने का है। दलहन में सर्वाधिक उत्पादन चने का है। इसका उत्पादन मुख्यतः मावठ पर निर्भर करता है। इसका उत्पादन मुख्यतः मावठ पर निर्भर करता है। मावठ, जिस जिले में मावठ ज्यादा होगी उस जिले में चना ज्यादा हो जाएगा। उत्पादन मावठ पर निर्भर करता है। 2024 में बीकानेर प्रथम स्थान पर। उत्पादन मावठ पर निर्भर करता है। 2024 बीकानेर। मोठ सेकंड, मोठ। चना तो रबी में आएगा, मोठ किस में आएगा? खरीफ में आएगा। मोठ खरीफ। अब मोठ खरीफ इसमें लिखिए। मोठ सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। सूखे की मात्रा सबसे ज्यादा हो तो भी मोठ हो जाता है। सर्वाधिक सूखे को सहन करने वाली फसल है। सूखा सहन करने वाली, सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। उत्पादन मुख्यतः बीकानेर चूरू के अंदर होता है। उत्पादन बीकानेर चूरू। मोठ की किस्म जड़िया ज्वाला चूरू।
मोठ की किस्म जड़िया ज्वाला, जड़िया और ज्वाला, एक जड़िया दो ज्वाला, मोठ की किस्म जड़िया ज्वाला। मूंग, मूंग बुआई व उत्पादन नागौर, मूंग खरीफ में, मूंग खरीफ, बुआई व उत्पादन दोनों नागौर में है, बुआई व उत्पादन नागौर में है। मूंग भूमि को सर्वाधिक उपजाऊ बनाता है, नागौर, मूंग भूमि को सर्वाधिक उपजाऊ बनाता है, भूमि को सर्वाधिक उपजाऊ बनाता है। किस्म RMG 62, RMG 62 और RS4, RS4, RMG 62 व RS4, RS4। अगला आ जाइए, उड़द, उड़द बुआई और उत्पादन बूंदी प्रथम, उड़द बुआई और उत्पादन बूंदी प्रथम है, बुआई में उत्पादन में बूंदी प्रथम है। उड़द बुआई उत्पादन बूंदी, बस खाली नाम नाम लिखना है। मसूर बुआई उत्पादन झालावाड़, मसूर बुआई उत्पादन झालावाड़, बुआई उत्पादन झालावाड़। गंवार, गंवार देश का 85% राजस्थान में होता है, देश का 85% राजस्थान में होता है। सर्वाधिक बीकानेर, 85%, 85% गंवार राजस्थान में होता है, सर्वाधिक बीकानेर। दुर्गापुरा और जय दुर्गा गंवार की किस्में हैं, दुर्गापुरा सर्वाधिक बीकानेर, दुर्गापुरा, जय दुर्गा, जय दुर्गा और जय दुर्गा गंवार की किस्में हैं, जय दुर्गा गंवार की किस्में। अब आ जाइए व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें। पहला आ जाइए कपास, सफेद सोना, कपास सफेद सोना। कपास की खेती भारत में सिंधु घाटी के लोगों ने शुरू की थी, कपास की खेती भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने शुरू की, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने शुरू की, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने शुरू की थी। राज्य में 80% कपास गंगानगर व हनुमानगढ़ में होता है, 80% कपास गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। प्रथम गंगानगर, 80% कपास गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, प्रथम स्थान गंगानगर। गंगानगर प्रथम स्थान गंगानगर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास लंबे रेशे का और बढ़िया होता है, अमेरिकन कपास लंबे रेशे का और बढ़िया होता है, लंबे रेशे वाला और बढ़िया होता है। इसे नरमा कहते हैं, इसे नरमा कहते हैं, नरमा
अमेरिकन कपास को नरमा कहते हैं। बीकानेरी नरमा किस्म सबसे लोकप्रिय है। बीकानेरी नरमा, बीकानेरी नरमा किस्म सबसे लोकप्रिय है। बीकानेरी नरमा किस्म सबसे लोकप्रिय है। बढ़िया कपास को देसी भाषा में कहते हैं। बढ़िया, बढ़िया कपास को देसी भाषा में कहते हैं। देसी भाषा में बढ़िया कहते हैं। बढ़िया कपास का लोकल नाम, स्थानीय नाम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कपास का व्यापार गांठों में होता है। कपास का व्यापार गांठों में होता है। कपास का व्यापार गांठों में होता है। एक गांठ 170 किलो वजन की होती है। एक गांठ 170 किलो वजन की होती है। राजस्थान का वातावरण शुष्क होने के कारण, राजस्थान का वातावरण शुष्क होने के कारण, शुष्क होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग विकसित नहीं हुआ। सूती वस्त्र उद्योग विकसित नहीं हुआ। वातावरण शुष्क होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग विकसित नहीं हुआ। सूती वस्त्र उद्योग विकसित नहीं हुआ। अन्य राज्यों को कपास निर्यात हेतु, अन्य राज्यों को कपास निर्यात हेतु, अन्य राज्यों को कपास निर्यात हेतु, कपास निर्यात हेतु गंगानगर में, गंगानगर में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापित है। गंगानगर में कॉटन कॉरपोरेशन, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापित है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापित है। गंगानगर में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापित है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। बीज से बिनोले का तेल तैयार कर निकालते हैं। कपास के बीजों से बिनोला तेल प्राप्त करते हैं। कपास के बीजों से बिनोला तेल तैयार करते हैं। बिनोला तेल प्राप्त करते हैं। बिनोला तेल प्राप्त करते हैं। बीज का कचरा खल या चूरी के रूप में पशुओं को खिलाते हैं। बीज का कचरा जो होता है, कचरा खल के रूप में, कचरा जो होता है ना बीज का, खल के रूप में पशुओं को खिलाते हैं। पशुओं को खिलाते हैं, खल कहते हैं उसको। दूसरा गन्ना, गन्ना, गन्ना घास है जो सुक्रोज के कारण मीठी है। गन्ना घास है, सुक्रोज के कारण मीठी है। सुक्रोज, सुक्रोज के कारण मीठी है। सुक्रोज होता है घास के अंदर, मीठी है। पायरीला गन्ने की फसल का कीड़ा, पायरीला फसल का कीड़ा रेड रॉट कवक से होने वाला रोग है। कीड़ा मीठा है तो कीड़ा लगेंगे। पायरीला कीड़ा रेड रॉट कवक का रोग है। कवक का रोग है। रेड रॉट
कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग है, कवक से होने वाला रोग। सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर, गन्ना सर्वाधिक कहां होता है? गंगानगर, सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर। उपयोग चीनी बनाने में, उपयोग गुड़ चीनी बनाने में, गुड़ है चीनी है, गुड़ को चीनी को बनाने में करते हैं। अफीम काला सोना, अफीम काला सोना। खेती लाइसेंस से की जाती है, खेती लाइसेंस से की जाती है, लाइसेंस, खेती लाइसेंस से की जाती है। मुख्यतः हड़ौती क्षेत्र चित्तौड़ प्रतापगढ़ में खेती होती है। हड़ौती क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र चित्तौड़ प्रतापगढ़, मुख्यतः हड़ौती क्षेत्र, हड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी झाला, चित्तौड़ प्रतापगढ़ में खेती की जाती है। हड़ौती क्षेत्र कौमा चित्तौड़ कौमा प्रतापगढ़ में खेती की जाती है। सर्वाधिक चित्तौड़, अफीम का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़, सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़। खसखस अफीम का बीज, पॉपी अफीम का पौधा, खसखस अफीम का बीज, पॉपी अफीम का पौधा कहलाता है। अफीम के बीज खसखस, पॉपी अफीम का पौधा, पॉपी पौधा, पौधे को क्या कहते हैं? पॉपी। बीज को खसखस, ठंडाई जो उसको ओपन करते हैं, पौधा पॉपी। फल के रस से अफीम तैयार करते हैं, फल के रस, नहीं फूल नहीं, फल होगा, फूल होगा, फूल नहीं फल, फल लेटेक्स। तभी अपन पढ़ते थे कई बार अफीम का दूध मिला किसी के पास, आता है अखबारों में कई बार, अफीम तो नहीं मिली, अफीम का दूध मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने फल से रस निकाल लिया। अब वो रस क्या है, धीरे धीरे सुखाते हैं या बॉईल कर लेते हैं, तो धीरे धीरे काला पड़ के सूख करके गुड़ की तरह हो जाता है। सुखाने से पहले का जो अफीम का रस होगा वो जो है वो दूध की तरह सफेद होगा, तो उसको अफीम का दूध बोल देते हैं। उस दूध से फिर अफीम तैयार होती है, और वो जो छिलके वगैरह बच जाते हैं वो फिर डोडा वगैरह कहलाते हैं। डोडा, कई लोग डोडा भी खाते हैं, वो उन छिलकों में पाए जाते हैं। फल जो है पॉपी कहलाता है, फल पौधा पॉपी कहलाता है। फल के रस को सुखाते हैं, फल के रस को सुखाते हैं, पौधा पॉपी कहलाता है। फल के रस को सुखाकर अफीम बनाते हैं, फल के रस को सुखाकर अफीम बनाते हैं। सर्वाधिक चित्तौड़ लिखा लिया। नारायण सिंह माणकलाव, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नारायण सिंह माणकलाव जोधपुर, नारायण सिंह माणकलाव जोधपुर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्होंने अफीम मुक्ति आंदोलन चलाया है। माणकलाव लाव जोधपुर, लाव जोधपुर, अफीम मुक्ति आंदोलन चलाया है, अफीम मुक्ति आंदोलन चलाया है। एकमात्र राजस्थानी, एकमात्र राजस्थानी जिनको, एकमात्र राजस्थानी जिनको राष्ट्रपति ने, जिनको राष्ट्रपति ने राज्यसभा में मनोनीत किया था, जिनको राष्ट्रपति ने राज्यसभा में मनोनीत किया था 2004 से 2010, मनोनीत किया था 2004 से
2010। रियाण, परंपरा, रियाण एक परंपरा का नाम है। इसी में सेकंड पॉइंट इसी में, रियाण परंपरा, एक परंपरा है। घर आने वाले मेहमानों को अफीम और केसर का घोल पिलाना, मेहमानों को अफीम और केसर का घोल पिलाना, अफीम और केसर का घोल पिलाना। घर अमल करते हैं, अफीम को अमल बोलते हैं वैसे सामान्य भाषा में। सामान्य भाषा में अफीम को अमल करते हैं। कौन से मंदिर में केवल प्रसाद अफीम का चढ़ता है, बताइए? है कैसे नहीं बताओ कौन से है? सावलिया सेठ कहाँ है ये? चित्तौड़, मंडप या चित्तौड़। कल परसों न्यूज़पेपर में पढ़ा था 20 करोड़ रुपए जो है हर महीने उसका खुलता है, और हर महीने दान पेटी के अंदर 20-30 करोड़। कोई आता है गले का हार डाल जाता है, कोई आता है हाथ के वो डाल अंगूठी डाल देता है, क्योंकि वो सावलिया सेठ को पार्टनर बना करके अफीम की तस्करी करते हैं। मेरे पास में 1 करोड़ की अफीम है, मैंने सावलिया सेठ को कहा 1 करोड़ की अफीम बीकानेर से जयपुर जाएगी, निकल गई तो 10 लाख तेरे, अगले दिन आकर के 10 लाख डाल दिए। ऐसा सिस्टम है वहां पे। तो वो आगे लिखिए नेक्स्ट। बस 5 मिनट का और है, 5 मिनट का। तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू राजस्थान में तंबाकू की 2 किस्में बोई जाती है। तंबाकू की किस्में जो है निकोशिया टूबेकम, निकोशिया टूबेकम और निकोशिया रस्टिका। इसमें रस्टिका किस्म राजस्थानी किस्म है प्योरली। निकोशिया टूबेकम, निकोशिया रस्टिका, निकोशिया टूबेकम, निकोशिया रस्टिका। रस्टिका राजस्थानी किस्म है, टूबेकम निकोशिया रस्टिका। रस्टिका राजस्थानी किस्म है। तंबाकू का पौधा पुर्तगाली अपने साथ भारत लाए थे। तंबाकू का पौधा पुर्तगाली अपने साथ भारत लेकर आए थे। पुर्तगाली अपने साथ भारत ले तंबाकू का पौधा पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। तंबाकू का पौधा पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। पत्तियों में निकोटीन के कारण, पत्तियों में निकोटीन के कारण, निकोटीन के कारण तंबाकू कैंसर कारक है। निकोटीन के कारण तंबाकू कैंसर कारक है। प्राय ये पूछा जाता है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। तिलहन नेक्स्ट, निषेध दिवस, तंबाकू न सेवन किया जाए। 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। तिलहन, वे फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता हो। तिलहन, वे फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता हो। वे फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता हो, तिलहन कहलाती है। तंबाकू की खेती जो है उसमें जालोर पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है। तंबाकू की खेती के अंदर लिख लीजिए, पहले स्थान जालोर का है, दूसरे स्थान झुंझुनू का है। पहला स्थान जालोर, दूसरा स्थान झुंझुनू। रियाण परंपरा पूरे पश्चिमी राजस्थान के जिस गांव में भी आप जाएंगे तो चाहे वो विशेषकर राजपूतों में, इनमें चारणों में, इन जातियों में ज्यादा है। कोई घर में, आज मेरे घर पे फंक्शन है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है,
तो जो भी लोग आएंगे उनको अफीम और केसर का घोल पिलाया जाए। ये वेस्टर्न राजस्थान के सभी स्थानों में, विशेषकर जोधपुर से बीकानेर के बीच के जो गांव आते हैं, क्या करो, तंबाकू की खेती में दूसरा, पहला स्थान जालोर का, दूसरा पहला स्थान जालोर का, दूसरा झुंझुनू का। पहला स्थान जालोर, दूसरा स्थान झुंझुनू। तंबाकू को हमें जैसे अपन कहते हैं सिगरेट, जर्दा, ये सब जो है वो 300-400 साल पहले स्टार्ट हुआ है। पुर्तगाली आए थे जहांगीर के समय, पुर्तगालियों का सबसे पहले आगमन जहांगीर के समय हुआ था। जहांगीर ने अपने पढ़ा था, परमिशन दी थी व्यापार की, कहां पे दी थी, अपने अजमेर में दी थी, जहां पर जहांगीर अजमेर में ठहरा हुआ था। मैगजीन किले के अंदर जो है सर टॉमस रो मिला था 1615 के अंदर, उसको परमिशन दी गई थी। अभी कितना चल रहा है, 2000 चल रहा है, 1600 में परमिशन मिली है, 300-400 साल, 100 साल पॉपुलर होने में लग गया होगा। तो अपने यहाँ तो नशे में तंबाकू था ही नहीं, ये तो पुर्तगाली लेकर के आई वहां से, यूएसए से, और वो अब देखे अब आज क्या है, तंबाकू एडिक्शन भी बना हुआ है। लोग बाग क्या वो कहीं जाते हैं ना तो वो मिठाई नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये हो जाते, लेकिन तंबाकू ले लेते हैं। चलिए एक दो और लिख लीजिए। सरसों तिलहन, जिनसे तेल प्राप्त होता है। पहला स्थान सरसों राजस्थान देश में प्रथम है। सरसों राजस्थान देश में प्रथम है, पहला स्थान। 46% सरसों राजस्थान में होती है। 46% सरसों राजस्थान में होती है, देश की 46%। उत्पादन 2024 में टोंक में था, उससे पहले गंगानगर था। टोंक गंगानगर, उत्पादन टोंक डैश गंगानगर, टोंक गंगानगर में होता है। टोंक और गंगानगर में होता है। 20 अक्टूबर 1993 को, 20 अक्टूबर 1993 को, 1993 को सेवर भरतपुर, 20 अक्टूबर 1993 को सेवर भरतपुर सरसों अनुसंधान केंद्र, भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र, अब कर दीजिए ब्रैकेट में सरसों अनुसंधान निदेशालय, अब ब्रैकेट में कर दीजिए नया नाम सरसों अनुसंधान निदेशालय। सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की गई, पहले केंद्र था अब निदेशालय होगा। सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की गई, किसमें, सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थापित किया गया। इसकी दो किस्में अभी रिसेंट में डेवलप हुई है, भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8। भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8। 7 भारत सरसों 8। वरदान और वरुणा अन्य चर्चित किस्में हैं। वरदान और वरुणा, वरदान और वरुणा अन्य किस्में हैं, अन्य किस्में हैं। चलिए लास्ट एक और लिख लीजिए, मूंगफली। वरदान और वरुणा अन्य किस्म, मूंगफली। बीकानेर, बीकानेर मूंगफली उत्पादन के लिए चर्चित है। बीकानेर मूंगफली उत्पादन के लिए चर्चित है। यहां लूणकरणसर, यहां लूणकरणसर
राजस्थान का राजकोट कहलाता है। लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट कहलाता है। मूंगफली के कारण गुजरात का राजकोट जो है वो मूंगफली का सेंटर पॉइंट है। लूणकरणसर राजकोट कहलाता है। मूंगफली मंडी बीकानेर में है। देश की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी बीकानेर। किस्में ध्यान के, किस्में बहुत पूछते हैं मूंगफली की किस्में जो है RG 141 और चंद्रा, RG 141 और चंद्रा 141 चंद्रा, RG 141 और चंद्रा। रोग टिक्का, मूंगफली के अंदर रोग जो होता है टिक्का, रोग टिक्का। मूंगफली अनुसंधान केंद्र बीकानेर, मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर। कल फिर इसमें होगी।